आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रेटिंग में भी गड़बड़ झाला है। जी हां, चौंकिए नहीं। सीबीआई ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग रेटिंग देने वाली संस्था NAAC यानी कि नैक के 10 लोगों को रिश्वत लेकर फर्जी रेटिंग देने के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मामले की तह में जाने के लिए देश भर में करीब 20 जगहों पर छापेमारी भी की। आखिर नैक की फर्जी रेटिंग का पूरा खेल क्या है, कौन कौन इस खेल में शामिल है और क्या ये पूरी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की रेटिंग के पूरे सिस्टम पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये इसलिए गंभीर है क्योंकि आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो पढ़ाई करना चाहता है, किसी यूनिवर्सिटी को जब चूज करता है तो उसकी नैक रेटिंग उसके दिमाग में ज़रूर होती है। उसे बताया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी या हमारा कॉलेज नैक रेटिंग में ये ग्रेड प्राप्त है और उसी के बेसिस पर फिर एडमिशन्स की रफ्तार भी तय होती है। तो अगर ये रेटिंग का सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसा कि सीबीआई ने पकड़ा है, तो फिर कैसे ये तय होगा कि ये सिस्टम पूरा साफ सुथरा बने और एक बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ ना हो? विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा आज खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। घर के बाद नैतिकता और ईमानदारी की पहली पाठशाला शैक्षणिक संस्थान होते हैं। वहीं गुरु की महिमा को तो अपरंपार माना ही गया है, लेकिन जब ऐसे ही शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की अलग जगाने वाले ज्ञाता रिश्वतखोरी जैसे संगीन आरोपों से घिर जाएं, तो इससे आप क्या कहेंगे? दरअसल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां NAAC की निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और JNU के एक प्रोफेसर समेत कुल 10 लोगों पर रिश्वत लेकर रेटिंग देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हें अरेस्ट किया गया। इन सभी पर रिश्वत लेकर एक शिक्षण संस्थान को A++ रेटिंग देने के आरोप हैं। पहले तो पूरे मुद्दे को समझते हैं। आखिर सीबीआई को इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा और कैसे NAAC के सदस्यों की ओर से किए जा रहे फर्जीवाड़े का ये मामला सामने आया? दरअसल सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि NAAC के सदस्य शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया और रेटिंग संबंधी विश्वसनीयता को लेकर कोताही बरत रहे हैं। सीबीआई को जैसे ही ये शिकायत मिली, वो एक्शन मोड में आई और आंध्र प्रदेश के गंटूर में NAAC निरीक्षण टीम के 10 सदस्यों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला यहीं आकर नहीं थमता। दरअसल रिश्वतखोरी का ये पूरा नेटवर्क बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रेटिंग और ग्रेडिंग देने का काम कर रहा था। ऐसे में सीबीआई ने मामले की तह में जाने के लिए देश भर के 20 शहरों में जाल बिछाकर तलाशी अभियान छेड़ा, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पलामू, संबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, गौतम बुद्ध नगर और नई दिल्ली शामिल है। जांच के दौरान सीबीआई को छापेमारी में 37 लाख रुपए नकदी, 6 लैपटॉप, एक आईफोन के अलावा कई ऐसे संदिग्ध वस्तुएं मिली जो साबित करती हैं कि NAAC की कार्यशैली में कुछ तो खोट है और फर्जीवाड़े तरीके से रेटिंग देकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल तो फर्जी तरीके से रेटिंग देने के इस मामले के उजागर होने के बाद NAAC की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही इस पूरे खेल में अब सीबीआई की कोशिश मास्टरमाइंड तक पहुंचने की होगी। वहीं NAAC को अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने की चुनौती होगी सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर V रामगोपाल राव सर का। ग्रुप VC हैं बिट्स पिलानी के। बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर V रामगोपाल राव सर आपसे ही करेंगे। सर, ये एक्रेडिटेशन के पूरे सिस्टम में अगर करप्शन और ब्राइबरी जैसे इतने गंभीर अगर आरोप लग रहे हैं सर, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आता है। जैसा हमने कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए क्योंकि उसका बच्चा जिन कॉलेजेस में पढ़ने जा रहा है, अगर उसकी रेटिंग ही कॉम्प्रोमाइज है तो कैसे सर सिस्टम पर भरोसा लौटेगा? क्या आप कहेंगे सर, इस पे आपका एनालिसिस क्या है?
I think this is a sad thing that is happening. In fact, जो अकेडेमिया में हम लोग सब है, सबको पता था ये प्रॉब्लम्स हो रहे नैक एक्रेडिटेशन में। और इसी कारण नैक भी बहुत नया नया प्रोसेसेस लेकर आ रहे। अभी नैक का प्रोसेस है कि 70% नैक में ही होता है डाटा एनालिसिस, और 30% जो कमिटी फॉर्म हो जाता है वो कमिटी ने इंस्टीट्यूट्स में आके वो रिमेनिंग 30% का मार्क्स देते हैं। बट यूजुअली द वन यूज टू थिंक दैट जो 70% नैक में होता है, जो डेटा हम सबमिट कर रहे उसके ऊपर जो एनालिसिस करके वो लोग रेटिंग देंगे, वो प्रोसेस शायद ठीक होगा, रोबस्ट होगा। बट आई थिंक अब जो सीबीआई का इससे पता चला, इवन दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। आई मीन उधर वो 70% में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे, और 30% जो कमिटीज विजिट हुआ है वो भी प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो गया। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई लुक एट सम ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, राइट, विच आर गेटिंग A++ ग्रेड, विच इज द हाइएस्ट ग्रेड वो नैक में, अगर उनका देखेंगे, हम कोई भी बिलीव नहीं करते कि उनका स्टैंडर्ड A++ है, राइट। A++ आईएएससी को देखेंगे आप, आईएएससी का A++ है, बिट्स पिलाने का A++ है। ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशंस का जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है उनका A++ ग्रेड है। बट आजकल व्हेन यू लुक एट द लिस्ट ऑफ दोज A++ इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक you really get worried, what must have gone through और व्हाट मस्ट हैव गॉन इनटू द प्रोसेस दैट ये इंस्टीट्यूशंस को आईएएससी का इक्वलेंट में रैंकिंग मिला है, रेटिंग मिला है। आई थिंक दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। एंड ये रैंकिंग में ये भी एक होता है कि जो कमिटी फॉर्मेशन होता है उसमें ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वो कमिटी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप कमिटी मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एक साइट में जाके अपने आप रजिस्टर करना पड़ता है। और हम लोग जो आईआईटी में रहते हैं हम कभी सोचा ही नहीं है कि कहाँ भी जाके रजिस्टर करेंगे और ये सब, करके एवरीबडी इज बिजी, द गुड पीपल आर वेरी बिजी, they don't go to a site and register. The only people who register usually are people who want to participate in that process. There are good people, but there are also such bad elements in the system. But I am in a way happy that CBI has taken it seriously, Right, sir. and now सब जगह पे वो लोग investigate कर रहे। I think this will send a fear. I think this is very important because law and order situation सब जगह पे है। अगर ये एजेंसीज एक्ट नहीं करेंगे, जब सबको पता है फिर भी एजेंसी एक्ट नहीं करेंगे, तो लोग बहुत एम्बोल्डन हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता है करके। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली सीबीआई ने एक्ट किया है। बहुत पहले ही करना था, बहुत पहले से ही टाइटन करना था। कम से कम अभी तो एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आई थिंक इससे कम से कम कुछ तो सुधार आ जाएगा इस सिस्टम में, क्योंकि वो फियर अब लोगों के ऊपर बैठेगा। और एब्सोल्युटली सर, कुछ डेटरेंस जरूर आएगा। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आप उस पूरे कानूनी सिस्टम में भी रहे हैं सर, और अब आप शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। आपकी नज़र में, एक शुरुआत में तो कहा जाता था कि ये पूरा का पूरा एक्रेडिटेशन का जो सिस्टम है ये इनपुट बेस्ड है, आउटकम बेस्ड नहीं है, और ये आज प्रूव हो रहा है। चाहे आपके 30% जो कमिटी पीयर टू पीयर रिव्यू करने जा रही है, चाहे आपका 70% डेटा है, अब आपके नैक के ग्रेडिंग डेटाबेस पर भी सेंधमारी हो रही है, आपके सस्पिशियस मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं एक्रेडिटेशन रिकॉर्ड्स में। आप साइबर सिक्योरिटी मेजर्स पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन हर एक चरण जो है वो कॉम्प्रोमाइज लग रहा है सर। कैसे भरोसा रिस्टोर होगा? मैं बड़ी पीड़ा के साथ और वेदना के साथ दीपक जी अपना वक्तव्य दे रहा हूं। प्रोफेसर राम गोपाल जी की बातों से 100% सहमत व्यक्त करते हुए, अभी तक तो पुलिस में ही था कि एंटी करप्शन मेजर्स, विजिलेंस और इस तरीके के मेजर्स हम लोग लेते थे, लेकिन अब शिक्षा के पवित्र मंदिर में भी इस तरीके का भ्रष्टाचार न केवल अक्षम्य है बल्कि बहुत पीड़ादायक है। और आपने जो कहा 70+30, 8 ग्रेड्स होते हैं नैक के, A++, A++, उसके बाद B++, B++, और उसके बाद CD, और ये 8 ग्रेड्स होते हैं। और उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक संगठित अपराधियों का गिरोह, मैं गिरोह कह रहा हूं, भले ही वो अपने को प्रोफेसर या शिक्षक कहते हो, लेकिन ये संगठित आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। और जिस तरीके की बरामदगियां सीबीआई ने की हैं, 37 लाख रुपए, आईफोन, लैपटॉप, और जिस तरह के तोहफों का लेन देन होता है, मैं फिर कहूंगा कि नैक एक बहुत उत्कृष्ट संस्था है।
उनके जो सिस्टम्स हैं काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन अब उनको फेल प्रूफ अगर फूल प्रूफ करना जो कि संभव है, तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा है अभी कि जो लोग वॉलंटियर करते हैं उनका कुछ ड्यू डिलीजेंस और बैकग्राउंड चेक जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी नॉमिनेट कर दिया बिना बैकग्राउंड चेक किए, हमने उसको नैक इंस्पेक्टर बना दिया, ये नहीं होना चाहिए। इतने संवेदनशील प्रकरणों में हमको ये देखना होगा कि क्या वो इसके लिए उपयुक्त है, उसकी आम ख्याति, शोहरत आम जिसको हम कहते हैं, जनरल रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को इसमें महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अब हम इसको फेल प्रूफ और फूल प्रूफ बनाए कैसे? काफी पारदर्शिता आई है, और काफी पारदर्शिता आने के बाद हमारी खुद की यूनिवर्सिटी का भी अभी नैक इंस्पेक्शन हुआ है। ये मान के चलिए कि कितना आपका भेंट मुलाकात होगी वो भी स्ट्रक्चर्ड है, आप कहाँ मिल सकते हैं कहाँ नहीं मिल सकते हैं, एक एक चीज स्ट्रक्चर्ड है। आपको रिजल्ट शीट वहीं बना के यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपलोड करना होगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसमें त्रुटि विहीन नहीं हुआ है, तो आपका पूरा इंस्पेक्शन निष्फल हो जाएगा। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर संगठित अपराधियों ने इसमें सेंधमारी की है तो दीपक जी ये बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है, और पूरे एक नैक इंस्पेक्शन और एक्रेडिशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो दीपक जी मैं फिर कहूंगा कि इसको सेंसर करें, अपनी चीजों को अपग्रेड करें, जिनको आप चयन करते हैं कि जो जाके इंस्पेक्टर्स हो उनकी गुणवत्ता और उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में बैकग्राउंड चेक जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम चपरासी भी एम्प्लॉय करते हैं तो ड्यू डिलीजेंस करते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला है ये। एब्सोल्युटली सर, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। अभी तो सीबीआई ने अरेस्ट किया है तो ये हाईलाइट हुआ है, लेकिन इससे पहले भी अभी इस केस में जो KLEF कोनेरू लक्ष्मी एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफिशियल्स पे ये लगा है, नैक इंस्पेक्शन कमेटी को आपने ब्राइब किया। इससे पहले का महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, उसका भी हमारे सामने केस है, जब वहाँ पर A to A++ जो है उसमें इनकंसिस्टेंसीज देखी गई अवार्ड करने में ग्रेड्स को। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। ये सिस्टम में भरोसा रीस्टोर कैसे होगा? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया प्रोफेसर राव, और वो है एसेसर्स का। ये एसेसर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है सर, जरा इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारे पीयर रिव्यूअर्स को तो मौका ही नहीं मिलता है इवैल्यूएट करने का, और कई बार इसमें पॉसिबल फेवरेटिज्म भी दिखता है कि आपने जो एसएसएस को अपॉइंटमेंट किया है। तो क्या इसमें एक रैंडमाइज अनबायस्ड सिलेक्शन होना चाहिए पीयर रिव्यूअर्स का, और अगर होना चाहिए तो वो कैसे होगा सर? एटलीस्ट मैं सोच रहा था अभी तक कि आई मीन जस्ट एज आई नो फ्रॉम द नैक प्रोसेस, ये सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स वो रैंडमली होता है, वो कंप्यूटर जनरेट करता है। अच्छा। तो मुझे बताया गया था कि उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है वो कमिटीज फॉर्मेशन में, और ऐसा कुछ बताया गया था। बट एक केस देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रैंडमली हुआ है। आई थिंक दे न्यू इवन 1 month बिफोर और 15 days बिफोर उनका मीटिंग्स हो रहा था, उनका वो सब ट्रांसैक्शंस हो रहा था। आई डोंट नो कहाँ पे लूप होल्स है और कितना हद तक जो सिस्टम में है वो लोग ये कंप्यूटर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई थिंक द होल सिस्टम इज नाउ एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ दिस केस। आई थिंक इट्स टाइम टू एक्ट। बट आई ऑल्सो वुड लाइक टू टेल यू इन 2018 there was a kind of a circular from Ministry of Education, that time MHRD था। वो लोग IIT दिल्ली में एक लेटर भेजे थे। दे सेड accreditation instead of NAC doing that। NAC में क्या होता है ना, ये सब एक स्टूडेंट है, वो CGPA 4 वाला स्टूडेंट है, वो जाके CGPA 9 का इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करेगा, राइट? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस बहुत ही बुरा है। अगर वो इंस्टीट्यूशंस जाके अच्छे इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू कर रहे, वो अभी वो होता है एक्चुअली। अगर आपको IASC को रिव्यू करना है, जो कमिटी मेंबर्स है वो कमिटी मेंबर्स का वो स्टेटस रहता है कि नहीं भाई, वो स्टैचर नहीं रहता है, क्योंकि वो रैंडमली सेलेक्ट आके आता है कोई छोटा मोटा कॉलेजेस से, और वो लोग जाके IASC जैसा इंस्टीट्यूशन संस्थान को रिव्यू करेंगे, और उधर ये सारा प्रॉब्लम्स उधर से ही शुरू होता है। आई थिंक द पॉइंट हियर इज who will review you? The institutions which are getting reviewed, right? They must be reviewed by institutions which are better than them, right? So now, which are the institutions which are better in this country? Maybe there are institutions of eminence, institutions of national importance. So what ministry told us was, can we form a कंपनी, ए सेक्शन 8 company, या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी? वो टाइम पे हम वो कंपनी फॉर्म किए थे अगेंस्ट द मिनिस्ट्री ऑर्डर, व्हेन एज पर द मिनिस्ट्री ऑर्डर। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर,
अब वो टाइम पे मैं डायरेक्टर था IIT दिल्ली का, हमने एक कंपनी फॉर्म करके वी वांटेड टू यूज द रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स of IITs and other eminent academicians in the country, and this particular company that we formed will have same powers as NAC. So government was supposed to go to parliament, pass a bill giving those powers to this company that we formed, so that we can employ the best academicians in the country, Right, who sir. will go and do this accreditation and assessment. In the process of doing so, they can also provide mentorship. अगर जब ये लीडिंग एकेडमिशियंस जाएंगे कोई इंस्टीट्यूट में, उनको वो मेंटरशिप भी देंगे, उनको असेस भी करेंगे, Absolutely. वो इंटीग्रिटी भी रह जाएगा. दैट वाज द पर्पस विथ व्हिच दैट कंपनी वाज फॉर्म्ड. We formed the company as per the ministry orders. For 2 years, nothing happened. That act was never introduced in parliament, to give those powers to that particular company that we formed. And finally, we had to, abandon that, and now it's business as usual. But I और think ये some of ये these ये ये जो we आप need to- अवधारणा लेकर आप आए थे सर, ये आइडियल अवधारणा होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है, अभी मैं आऊँगा उस पर, एक इसका बार बार जो कहा जाता है ना कि ये जो ओवर डिसेंट्रलाइजेशन या ओवर सेंट्रलाइजेशन जो हो गया है, इसका एक अलग इशू है. बट डॉक्टर विक्रम सिंह सर, पूरा का पूरा अगर आप देश में रेटिंग का सिस्टम देखेंगे, एक सिंगल ग्रेडिंग एजेंसी है, एक्रीडिटेटिंग एजेंसी है, और उस पे भी सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस. अब आई डोंट नो कि इतने कम डेटा क्यों है हमारे पास. जनवरी 2023 का डेटा है हमारे पास. 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, उसमें से 418 यूनिवर्सिटीज़ ने ही खुद को ग्रेडिंग के लिए आगे बढ़ी हैं वो. इसके अलावा जो 9000 से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, 43,000 से ज़्यादा, लगभग 44,000 कॉलेजेस हैं, उनमें से मात्र 9000 के आसपास ही NAC एक्रीडेटेड है. उनकी जो भी रेटिंग्स होगी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. यानी कि सिर्फ 10% ऑफ द कॉलेजेस एंड 37% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर एक्रीडेटेड. ये क्या NAC प्रोसेस में इसी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर आप बायस्ड हैं, अगर आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने पैसा दिया उनको तो आप लो दे दोगे, और जिन्होंने आपको अच्छा खुश रखा तो उनको आप हायर दे दोगे. क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट शो करता है सर? सबसे बड़ी चीज तो ये है दीपक जी की जो घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि CBI को 10 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, उससे जो लॉस ऑफ फेस ऑफ क्रेडिबिलिटी हुई है, इसने अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है पूरे शिक्षा जगत को. और जो बात आपने बताई है, प्रोफेसर राव ने जो बातें कही हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है. अब IISc का, बिट्स पिलानी का, IIT का NAC इंस्पेक्शन कोई बुराई नहीं है, कोई यहाँ का कोई बिजनेस स्कूल या कोई रन ऑफ द मिल कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं कर सकता है. उससे भी श्रेष्ठ या उससे बेहतर अगर कोई होंगे तो वही कर पाएंगे. दिखाई ये पड़ रहा है कि जो बहुत बड़े चोटी के इंस्टीट्यूट हैं, उनकी ग्रेडिंग आ रही है A, और बिल्कुल ही छुट भैया कुछ कॉलेजेस हैं, उनको आ रही है A++. इसका कारण क्या है? उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है. और जैसा कि प्रोफेसर राव साहब ने कहा, उनकी वेदना बिल्कुल स्पष्ट थी, उनकी पीड़ा बिल्कुल स्पष्ट थी कि जो चीजें पारदर्शिता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जिसकी संस्तुति की गई थी, वो कभी पारित ही नहीं हुई आज तक. तो क्या हम गंभीर भी हैं कि सत्यनिष्ठा के साथ, पारदर्शिता के साथ हम गुणवत्ता को एक प्रीमियम दें? दिखाई ये पड़ रहा है कि हम इस तरफ जाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं. अब CBI ने अगर एक इतना बड़ा काम किया तो CBI को साधुवाद, लेकिन जो लेसन्स ड्रॉन है दीपक जी, उस लेसन्स ड्रॉन के तहत ये है कि इस भयावह स्थिति से निकले कैसे. और इसमें डॉक्टर राव का जो एक सबसे महत्वपूर्ण एक परामर्श है कि नॉन एकेडमिशियन, एस्टैब्लिश्ड एकेडमिशियंस, जिनके बारे में सत्यनिष्ठा के बारे में हम कस्में उठा सकते हैं, उनके द्वारा ही NAC इंस्पेक्शन हो. मैं मानता हूं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके द्वारा नॉमिनेटेड, नामित 2-4 लोग करें, तो उससे आपका एक इंटेलेक्चुअल पूल बन जाएगा. और इस इंटेलेक्चुअल पूल के माध्यम से आप NAC का कराएं, बनिस्बत इसके कि जो स्वयं को वॉलंटियर करें और जो खुद ही कदाचित जा करके, शायद उनका ध्येय कहीं और है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसे लोगों को किसी भी तरीके का NAC के सिस्टम से उनको दूर ही रखना चाहिए. क्योंकि अगर वो इस तरीके के अवांछनीय तत्व आ जाते हैं निरीक्षण आदि के कार्य में, तो इस प्रकार की कुरीतियां का प्रवेश होने में समय नहीं लगता है. और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उसने पूरे प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह और एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा लगा दिया है. एब्सोल्युटली सर.
और जैसा अभी सर ने बताया, राव सर ने बताया कि उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी फॉर्म की, उसमें कुछ लोगों के पूल रखने की बात करी, उस पर अभी तक सरकार चुप क्यों है, ये समझ से परे है। आपको एक कमेटी का नाम जिनको नहीं मालूम होगा, जेपी सिंह जोरील की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्धारण हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो 70% ऑफ एसेसर्स हैं नैक के, 4000 का पूल का उन्होंने निरीक्षण किया था, उनको कभी असाइन किया ही नहीं रिव्यू विजिट के लिए। जैसा मैं कह रहा था कि ज़्यादातर लोगों को तो असाइनमेंट ही नहीं मिला, और बार बार ये देखा गया कि कुछ एसेसर्स को मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को बार बार रिव्यू करने का मौका दिया गया, यानी कि कंसर्न ऑफ बायस यहां पर साफ साफ दिखता है। इसके अलावा आईटी सिस्टम, जो जैसा सर ने कहा कि अब आजकल ये कहा जाता है सब कि हम तो हम चूज नहीं करते हैं, वो तो सिस्टम कर लेता है, बट आईटी सिस्टम जो नैक का है उसको कॉम्प्रोमाइज पहले भी किया, पकड़ा जा चुका है। ये भी आरोप लगे थे कि अनऑथोराइज इंडिविजुअल्स का एक्सेस है एक्रेडिटेशन डेटा पर। इतना बड़ा फ्लॉ चल रहा है, तो क्या सर एक वेकअप कॉल है पूरे के पूरे हायर एजुकेशन रेटिंग सिस्टम में प्रोफेसर राव, और अब करना क्या होगा? आई थिंक वी नीड टू क्लीन अप, दिस शुड बी अ वेकअप कॉल, राइट। सबको पता था कि ऐसा हो रहे, बहुत साल से हो रहे, और जैसा जैसा इंस्टीट्यूशंस को ये प्लस प्लस ग्रेड्स मिल रहे, सबको पता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। बट आई थिंक एवरीबडी जस्ट कीपिंग देयर आईज शट एंड दीज एजेंसीज नॉट एक्टिंग, I think is what has led us to this current situation. If you want अगर IT system से use करना है, तो I think let's bring in, let's say TCS kind of agencies to do that entire back end process, right? अगर हम पासपोर्ट वाला सर्विसेज को TCS को दे सकते, ये NAC का तो बहुत सिंपल प्लेस है। TCS, इन्फोसिस जैसा अच्छी से कंपनीज को लाके अगर दे कैन मैनेज दैट बैक एंड सिस्टम सो दैट दो systems are not compromised at the NAC level, and then identify those 500 reviewers. There are many retired faculty from leading institutions in the country, because India में एक strict retirement age है। very active people भी 65 years में retire हो जाते हैं IIT से, नहीं तो lower age में दूसरा institution से। bring them back, I think let them do this work, involve our leading institutions in this process. I think ये सब करेक्ट कर सकते हैं, इतना इट्स नॉट सच ए डिफिकल्ट थिंग टू डू। बट आई थिंक दो इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी अभी NAC, NBA, UGC, AICTE इन सबको कंसोलिडेट करके दे वांटेड टू फॉर्म द हायर एजुकेशन ए हायर बॉडी, and then what that body will be, how it will function, who will do all of these actions. I think doing everything with one single agency like NAC is not a good idea, because India is a large country. Let leading institutions in the country come up with those kind of processes, come up with those not for profit companies involving eminent people in that, and let people go to one of these kind of agencies for their rating, and then Yes, sir. study them, have kind of a competition between them, and then bring in the transparency. Some of it needs to be done. Our leading Absolutely, institutions need to get involved in this process, and we cannot leave it to some bureaucrat sitting in some offices to manage the entire process of rating and Absolutely, sir. assessing our It should be more accessible and less bureaucratic. लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें तो ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है। बट एक आपका जो उदाहरण था उसमें हमारे पास एक डेटा आया अभी, जिसमें 2019 में, जैसा प्रोफेसर राव ने सजेस्ट किया था, कुछ इसी दिशा में यूजीसी ने एक अच्छा काम किया था। एक परामर्श स्कीम को लॉन्च किया था, और उसमें जो हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मेंटर करना था लोअर रेटेड इंस्टीट्यूशंस को। बट उसका हुआ क्या? इस इनिशिएटिव के बावजूद, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 8,000 9,000 कॉलेजेस ही उनका अभी तक असेसमेंट हो पाया है। 400 से कुछ थोड़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ही एक्रेडिट हो पाई हैं 2023 तक। यानी कि सिस्टम में बॉटलनेक भी है। एक तरफ बॉटलनेक दिखता है, दूसरी तरफ फेवरेटिज्म दिखता है। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, क्या हमें अब शिफ्ट होना पड़ेगा? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आउटकम बेस्ड असेसमेंट्स होते हैं, NVAO जो कि नीदरलैंड्स में है, बड़ा फेमस है, और वहाँ पर बड़ा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं कि सिर्फ हाई क्वालिटी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं उन्हीं को एक्रेडिटेशन मिले। एक और जो पॉसिबल इसका सॉल्यूशन कहा जाता है कि आप सिर्फ एक राष्ट्रीय संस्था आपने क्यों बना रखी है?
कुछ रीजनल एक्रीडिटेशन काउंसिल भी आप रखिए, जैसे कि यूएस में है, स्पेन में है, ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आए, असेसमेंट के मौके ज़्यादा मिले और फिर एक पारदर्शिता पैदा हो। तो सर आपको लगता है कि ये अब नए सिस्टम्स आने चाहिए डॉक्टर सिंह? बिल्कुल, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है दीपक जी, हमें उनको लेना ही पड़ेगा। नैक हमने बहुत सुविचारित एक योजना थी, लेकिन उसके अंदर सेंधमारी हो चुकी है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस सेंधमारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज की जा चुकी है, आगे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए जो आपने नीदरलैंड की स्कीम बताई, यूएस स्पेन की बताई, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भारत के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन ला के, संशोधन ला करके, जिससे कि सुनिश्चित कर सकें कि अगर एक यूनिवर्सिटी कई बार एक्रेडिटेशन लेना चाहे तो वो भी ले सकती है। ये भी विकल्प उनके पास होना चाहिए। दिखाई ये पड़ रहा है कि एक अगर नैक कर लिया तो ये वही है जैसे यूपीएससी का एक एग्जाम क्लियर कर लिया तो 36 से 40 साल तक फिर उसके बाद आपको दोबारा कोई इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया अपने में ही अस्वस्थ है और इसमें सुधार की तो आवश्यकता है ही। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा का जगत में परिवर्तन आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिवर्तन आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो दीपक जी ये आवश्यक होगा कि इसमें जो भी हम सुधार कर सकें, पारदर्शिता ला सकते हैं। और बिल्कुल जैसे ह्यूमन इंटरफेस, और आपने जो बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से ये संभव होने वाला नहीं है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज लानी होगी जो कि फेल प्रूफ और फूल प्रूफ दोनों हो, और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी करते रहें, जिससे कि अगर कोई सेंधमारी करे तो जिससे पहले जैसे हम पासवर्ड बदलते हैं, इससे पहले कि कोई पासवर्ड हैक या क्रैक करे, हम उसमें परिवर्तन और संशोधन कर लें। एब्सोल्युटली सर। और इसी में ही फिर नैक का जो अब आप अगर आप उसका ग्रेड देने का सिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो इतना लेंदी है कि उसमें महीनों लग जाते हैं, इसीलिए बॉटलनेक्स हैं। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अभी तक उसके दायरे में नहीं आए हैं। तो खैर समय इतना ही था। इसमें कोई शक नहीं है कि नैक जैसी संस्थाएं बहुत क्रूशियल है हमारी एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करने में, और जो लोग अच्छे लोग हैं नैक के तहत हम उनकी प्रशंसा भी यहाँ पर करते हैं। लेकिन ये बात साफ तौर पर उभर रही है कि ये पूरा का पूरा एक्रीडिटेशन सिस्टम मैनिपुलेटेड लग रहा है, अभी आउटडेटेड लग रहा है, स्लो लग रहा है और वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन लग रहा है। इसीलिए की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। वो की रिफॉर्म्स क्या होंगे ताकि ट्रस्ट लौटे और एक आम बच्चे को उसका अधिकार मिल सके, उसका फ्यूचर सुरक्षित रहे, इसका इंतजार हमें रहेगा। लेकिन बहुत अच्छे इनपुट्स आपने दिए हमेशा की तरह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर राव सर, थैंक यू सो मच। और आप जो काम कर रहे हैं सर, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आपका तो इतना लंबा अनुभव है और आप अपनी सर्विस के दौरान भी और अब अपने रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे।